बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड आज की जो वीडियो है वो इंडोनेशिया के मतलब है। काफ़ी दोस्त जो हैं वो हमारे से इस बारे में मालूमात लेते हैं कि इंडोनेशिया का वीज़ा जो विज़िट वीज़ा होता है वो किस तरह लिया जाता है और उसका क्या तरीक़ेकार है। तो हम लोग जो हैं वो आपको बताएंगे कि आपने अगर इंडोनेशिया का वीज़ा लेना है तो वो किस तरह से लेना है और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं और क्या इंडोनेशिया की जो एम्बेसी है वो वीज़े दे रही है। बिल्कुल जी, वो वीज़े दे रही है, विज़िट वीज़े ओपन है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे और सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो एम्बेसी रिक्वायरमेंट करती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग विद डॉक्यूमेंट्स जो एक मुल्क की एम्बेसी है, जो एक मुल्क का सफारत खाना है, जो वो डिमांड करता है उसके मुताबिक आपको बताएं, ताकि आप जो है वो आपकी पैसों में भी बचत हो और आप आसानी से वीज़ा भी हासिल कर सकें। काम सारे हो जाते हैं एजेंट के ज़रिए। उसका ये होता है कि आपके पैसे ऊपर लग जाते हैं लेकिन एजेंट भी आपका काम करवा देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक बेल का आइकन होगा, उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली कोई नई वीडियो जो है उसको आप आसानी से देख सकें। अब बात करते हैं जी कि इंडोनेशिया जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और इंडोनेशिया का विज़िट वीज़ा जो है वो उसका क्या तरीक़ेकार है। बेसिकली इंडोनेशिया जो है इसके जो बॉर्डर हैं वो मलेशिया, सिंगापुर से मिलते हैं और दूसरा ये है कि इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से मुस्लिम कंट्री में सबसे बड़ा मुल्क है। इंडोनेशिया जो है वो एक गरीब मुल्क है, कोई अमीर मुल्क नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ पे विज़िट करने के लिए अगर आपने जाना है तो आप ज़रूर इंडोनेशिया विज़िट करने जाएं, वहाँ पे देखने के लिए बड़ा कुछ है। दूसरी बात ये रही कि विज़िट पे अगर आप जाते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी बताऊँगा। तो चलते हैं हम लोग इंडोनेशिया के जो हाई कमीशन है इंडोनेशिया की जो एम्बेसी है उसमें चलते हैं, उसके पेज पे चलते हैं और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जिस तरह कुछ और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने एजेंट हायर किए होते हैं, अपने एजेंट जो है उनको परमिशन दी होती है और उनका बाकायदा तौर पे एड्रेस दिया होता है कि आपने अगर काम करवाना है तो इन एजेंटों के थ्रू आप करवा सकते हैं। डायरेक्ट एम्बेसी नहीं करवाती, वो फिर अपने एजेंट जो है उनको हायर करते हैं और उनके मुताबिक उनसे आपका काम करवाते हैं। आपने अगर वीज़ा लगवाना हो तो उनके ज़रिए लगवाना पड़ता है। चलते हैं इंडोनेशिया की एम्बेसी में और वहाँ से आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपके सामने एक डिस्प्ले आ रहा होगा, ये हाई कमीशन ऑफ इंडोनेशिया जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है और इसकी एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है, जहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको सारा पता चल जाएगा कि आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये टॉप पे 4 ऑप्शन है, एक में पॉलिसी है, दूसरे में अबाउट अस है, तीसरे में आवर सर्विसेज है, पब्लिकेशन है। आवर सर्विसेज जो है इसमें आपने ऊपर अगर आप माउस लेके जाएं या इसके ऊपर जाएंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन मज़ीद ओपन हो जाएंगे। एक में कंसल्टेंट सर्विस है, दूसरा वीज़ा सर्विस है। अगर आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपको वीज़ा सर्विस में जाना पड़ेगा। अब वीज़ा सर्विस में क्या क्या वीज़े और कौन कौन सी कैटेगरी के वीज़े हैं वो भी बाकायदा तौर पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। डिप्लोमेटिक एंड सर्विस वीज़ा होता है, सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, लिमिटेड स्टे वीज़ा होता है, जर्नलिस्ट वीज़ा होता है। सिंगल एंट्री में ये होता है कि आप एक दफ़ा एंट्री कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्री में ये होता है कि आप बार बार एंट्री कर सकते हैं। जर्नलिस्ट जो होता है वीज़ा उसमें ये होता है कि किसी सहाफ़ी ने अगर कोई उनका कैटेगरी है कि वो इस कैटेगरी में आ जाता है तो वो जर्नलिस्ट की जो कैटेगरी है उसमें शामिल है। लिमिटेड स्टे का मतलब होता है कि आपने कुछ अर्से के लिए स्टे करना है, वो भी आपको वीज़ा मिल जाता है। मिसाल के तौर पे आपने सिंगल एंट्री वीज़ा जो है उसके लिए अप्लाई करना है तो आप क्लिक करेंगे सिंगल एंट्री वीज़ा पे। सिंगल एंट्री वीज़ा जो है उसके बारे के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया डिस्प्ले आएगा। उसमें बाकायदा तौर पे उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे उन्होंने शेयर किए हुए हैं। सारी फ़ीस भी इसमें बताते हैं कि आपकी टोटल फ़ीस कितनी होगी, सारा कुछ इसमें लिखा होता है। सिंगल एंट्री का जो वीज़ा है उसके बारे में आपको मैंने बताया भी है। अब हॉलीडे और टेररिज्म, दिस वीज़ा इज़ एप्लीकेबल फॉर नेशनल ऑफ कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 169। इसका मतलब ये है कि ये जो वीज़ा है 169 जो ममालिक हैं
जिनको वीज़ा ऑन अराइवल है, उसके अलावा जो है जो जिनके लिए रिक्वायरमेंट्स है ये उनके लिए वीज़ा है, और वो वीज़ा इस लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने नीचे बताए हैं, और वो वाले वीज़ा ये अप्लाई कर सकते हैं। जो वीज़ा ऑन अराइवल है उनके लिए ज़रूरी नहीं है वीज़ा लेना ये वाला। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, हर एम्बेसी का होता है, जो बिल्कुल लगता है साथ, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, वो आपने जो है वो फिल करवाना होता है पर्सनली तौर पे साइन, और उसके ऊपर आपके सिग्नेचर वगैरह होते हैं और आप उसको फिल करते हैं। 2 कलर में आपको पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो चाहिए होती हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट विद कॉपीज़ ऑफ पेज 1 to 3, पहले 3 पेज जो हैं उनकी कॉपीज़ और ओरिजिनल पासपोर्ट आपको चाहिए होता है। कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपका जो शनाख्ती कार्ड होता है वो आपको चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, आपके साथ कोई बच्चा है या आप 18 साल से कम है, तो फिर बेफाम आपका ज़रूर चल जाएगा। एविडेंस दैट यू हैव फंड फॉर योर पर्सनल सपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे इन इंडोनेशिया, अगर आपको प्रूफ देना होता है कि इंडोनेशिया में आपने स्टे करना है, वहाँ पे जो है आपने रहना है, तो आप किस तरह मैनेज करेंगे, आपकी क्या पोजीशन है, करते हैं क्या। अगर तो आपके पास कोई बिजनेस है तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, चाहे जॉब करते हैं तब भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपना जो एक सर्टिफिकेट होता है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है, वो चाहिए होता है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो लास्ट 6 मंथ की आपको ज़रूर चाहिए होती है। तो इसमें आपका 2-2.5 लाख रुपए बैलेंस हो बहुत है, ये आपने देना होता है। साथ में प्रूफ ऑफ एबिलिटी फॉर रिटर्न टिकट, आपको अपनी रिटर्न टिकट जो होती है उसकी भी कॉपी देनी होती है कि आपने रिटर्न कब करना है। साथ में वैलिड प्रूफ ऑफ कंफर्म, और होटल बुकिंग की ज़रूरत होती है। होटल बुकिंग आप बनवा सकते हैं, किसी से भी बनवा सकते हैं, वो बन जाती होती है, ऑनलाइन खुद भी ले सकते हैं होटल बुकिंग। रिक्वेस्ट लेटर, वीज़ा लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर ऑफिस एड्रेसिंग वीज़ा ऑफिसर मेंशन योर जॉब ड्यूरेशन, एक आपको लेटर बनवाना पड़ता है जिसमें ये होता है कि अगर तो आप जॉब करते हैं तो आपका जो मुतलका ऑफिसर होता है उससे आप छुट्टी का एक लेटर बनवाते हैं, उसके ऊपर उसके साइन होते हैं, सारा कुछ लिखा होता है। अगर आप बिजनेस मैन हैं तो फिर आपको लेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको NTN नंबर देना पड़ता है। NTN नंबर वह चीज़ है जो हर वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगती है। ये इस तरह का डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपने देना ही होता है, NTN नंबर आपने देना होता है। इसी तरह द एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया रिजर्व दैट द राइट टू रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन नीडेड, ये आपने डॉक्यूमेंट्स इनको देने होते हैं। अब सोशल एंड कल्चरल वीज़ा, ये एक वीज़े की कैटेगरी है। इसमें भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स जो है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सामने जो है वो नज़र आपको आ रहे होंगे स्क्रीन पे। उन्होंने जो डिमांड की हुई है ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होते हैं। मैं इस जो एम्बेसी का लिंक है वो भी अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी अगर किसी भाई को मसला हो तो वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। बिज़नेस वीज़ा है, ये बिज़नेस के लिहाज से होता है कि आपने अगर कोई बिज़नेस के लिए जाना है तो आप इंडोनेशिया का जो वीज़ा है वो बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपने देनी होती हैं। ये अगर आप दे देते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अब बात करते हैं जी कि इसकी जो फ़ीस होती है वो कितनी होती है और एजेंट आपसे कितने लेता है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट फ़ी, वीज़ा सर्विस, जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ लिखी हुई उन्होंने, ये सारा उन्होंने ज़ाहिर किया हुआ है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि वीज़ा फ़ीस जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आप अगर एजेंट के थ्रू करवा रहे होते हैं तो आपको पे करनी होती है। एजेंट ने ज़ाहिर सी बात है उसमें अपनी फ़ीस भी ऐड करनी होती है, सारा कुछ ऐड करना होता है। इंडोनेशिया के भी कुछ एम्बेसी जो है, मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि उनके एजेंट हायर किए हुए हैं, वो भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्ट उन एजेंटों से रब्ता कर सकते हैं और उनके थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, वीज़ा टाइप्स भी लिखा हुआ है और वीज़ा जितने वीज़ा कैटेगरी उनकी है उन सारे के फ़ीस भी लिखी हुई है। अब आप सिंगल एंट्री वीज़ा ले रहे हैं तो उसकी फ़ीस $50 है। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन कोई 8,000 रुपये बनता है, 8,000 से कम ही बनता है। अगर आज आप कन्वर्ट करेंगे तो 8,000 से कम ही बनता है। $50 फ़ीस है, वो आपने पे करनी होती है। बाय कैश नहीं दे सकते आपको, उन्होंने बाकायदा तौर पे नीचे मेंशन भी किया हुआ है, फ़ी टू बी पे ओनली $US थ्रू हबीब बैंक। पाकिस्तान में हबीब बैंक की जो ब्रांच होगी उसमें आपने फ़ीस पे करनी होती है। फॉर्म फिल करने के बाद सारा कुछ ये डॉक्यूमेंट्स जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, सारी फ़ीस जो है वो आपने जब हबीब बैंक में पे कर दी तो आपको एक वोचर दिया जाता है। फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके, ये टाइमिंग उन्होंने दी हुई है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मंडे टू फ्राइडे, टाइम 9:30 to 11:30, सुबह 9:30 से लेके 11:30 तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा होते हैं। इसी तरह जो आपने अगर जब आपका काम हो जाता है तो आपको जो
पासपोर्ट रिटर्न वापस मिलता है, तो उसका भी उन्होंने किया मंडे टू फ्राइडे, वो आपको 4:30 से लेके 5:30 तक, मतलब यानी कि आप 5 बजे तक जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ये इसका जेन्युइन प्रोसीजर है जो एक एम्बेसी रिक्वायर करती है, बजाय इसके कि आप किसी एजेंट के पास जाएं। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो इससे आपको आसानी से जो है वो वीज़ा मिल सकता है। कोई ये नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई नहीं, आपको इतनी ज़्यादा कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि पासपोर्ट फ्रेश है तो उसके ऊपर वीज़ा नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उनको, एम्बेसी को मुतमिन कर रहे हैं तो आपको वीज़ा देगी। ये विदाउट एजेंट है। अगर यही चीज़ आप एजेंट से करवाते हैं तो आप वीज़ा फ़ीस डबल कर लें। मिसाल के तौर पे 8,000 है तो 16,000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी वीज़ा फ़ीस, ठीक है जी। इसी तरह जो है जो अपना आपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं वो तो देने ही देने हैं। फिर एजेंट ये करते होते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तो आप ब्लैकमेल होंगे, ज़री सी बात है। वो एजेंट कहेगा कि आप इतने पैसे दें। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े मिल जाते होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना भी हो तो आप एजेंट से करवाते हैं तो यही वीज़ा जो है वो सिर्फ अगर आप पासपोर्ट दें तो 20-25 हज़ार में आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। आज की वीडियो यही थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर कोई अपडेट और हुई तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।